Good morning students. Today we are going to discuss about first law of motion. Okay, आज हम first law of motion के बारे में पढ़ेंगे. We have already started our chapter force. ठीक है, हम force के बारे में पढ़ चुके हैं. ठीक है, उसके बाद हमने resultant force के बारे में पढ़ा था, हमने balance unbalanced forces के बारे में पढ़ा था. Okay, now let us start first law of motion. Our chapter is force. And topic is first law of motion. Up here now Galileo deduced that object move with the constant speed when no force act on it. देखिए गैलीलियो ने क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने मोशन ऑब्जेक्ट्स का मोशन जो था वो ऑब्जर्व किया किसी इंक्लाइंड प्लेन पे. ठीक है, सबसे पहले उन्होंने इंक्लाइंड प्लेन लिया और उस पर उन्होंने ऑब्जेक्ट का जो था मोशन वो ऑब्जर्व किया. तो उन्होंने क्या उसमें से डिडक्शन निकाला, उन्होंने डिड्यूस किया कि जो ऑब्जेक्ट हैं मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड व्हेन नो फोर्स एक्ट ऑन देम. कि जो ऑब्जेक्ट है आपका वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करता रहता है, तब तक मूव करता है जब तक उसके ऊपर कोई भी फोर्स ना अप्लाई किया जाए. ओके, तो उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे इंक्लाइंड प्लेन पे, तो उसके एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू उन्होंने ये डिड्यूस किया था ऑब्जर्व करके कि जो ऑब्जेक्ट हैं वो कांस्टेंट आपका स्पीड के साथ मूव करते हैं जब तक उनके ऊपर कोई फोर्स ना लगे. ओके, नाउ लुक ओवर हियर. उन्होंने क्या किया, एक इंक्लाइंड प्लेन लिया, ठीक है, और उसके ऊपर मार्बल रख दिया. तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जब भी मार्बल को हम एक इंक्लाइंड प्लेन से के ऊपर रखते हैं तो वो रोल डाउन हो जाता है इस इंक्लाइंड प्लेन से, और जब वो रोल डाउन होता है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है. तो उसकी वेलोसिटी में क्या आता है, इंक्रीज़. तो व्हेन अ मार्बल रोल डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस. तो उसकी वेलोसिटी में क्या आता है, इंक्रीज़ आता है. सिमिलरली लुक ओवर हियर, यहाँ पर जो इंक्लाइंड प्लेन है, यहाँ पर जो हमने मार्बल रखा है वो नीचे की तरफ रखा है. तो अगर इस मार्बल को ऊपर की तरफ जाना है, क्लाइंब करना है, तो इसकी वेलोसिटी में क्या आएगा, डिक्रीज़ आएगा. तो मार्बल वेलोसिटी डिक्रीजेज व्हेन इट क्लाइंब्स अप. ओके, तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें कि मार्बल को जब रोल डाउन किया जाता है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ होती है, और जो मार्बल अगर इंक्लाइंड अप होता है तो उसकी वेलोसिटी में क्या आता है, डिक्रीज़ आता है. अगर देखिए आपका मार्बल जो है वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है क्या उसकी स्पीड में कोई चेंज आएगा, उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं आता है. उस केस में आपकी स्पीड क्या रहती है, आपकी स्पीड रहती है कांस्टेंट. ओके, तो हमने तीन केसेस किए. नंबर फर्स्ट केस कि अगर हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को मूव अपवर्ड की तरफ करते हैं, अगर अपवर्ड मूवमेंट होती है तो क्या आएगा, वहाँ पर आपकी वेलोसिटी या स्पीड में क्या आएगा, डिक्रीज आएगा, स्पीड डिक्रीजेस. ओके, अगर डाउनवर्ड मूवमेंट होती है तो वहाँ पर क्या होता है, डाउनवर्ड में हमने नोट किया कि आपका स्पीड जो है वो इंक्रीज होता है, स्पीड इंक्रीजेस. एंड हॉरिजॉन्टल सरफेस पे क्या होता है, आपका स्पीड जो है ना बढ़ता है ना कम होता है. हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो क्या होएगा, आपका स्पीड कांस्टेंट रहेगा, योर स्पीड विल बी कांस्टेंट. ओके, नाउ लुक ओवर हियर. देखिए यहाँ पर ये आपका मार्बल है, ठीक है, इसको रिलीज़ किया जा रहा है यहाँ से. ठीक है, तो क्या कह रहे हैं फर्स्ट पॉइंट में, व्हेन मार्बल इज रिलीज्ड फ्रॉम लेफ्ट इट वुड रोल डाउन द स्लोप एंड गो टू द ऑपोजिट साइड टू द सेम हाइट फ्रॉम विच इट इज़ रिलीज्ड. ठीक है, तो क्या होगा, अगर आप मार्बल को किसी इंक्लाइंड प्लेन से रिलीज़ कर रहे हो, ठीक है, और इस तरफ सेम उतने ही आपका वैसा ही इंक्लाइंड प्लेन है, तो आपका जो मार्बल रिलीज्ड हुआ है वो रोल डाउन करेगा और उतना ही डिस्टेंस अपोजिट साइड में मूव करेगा, सेम हाइट तक. अपोजिट साइड में वो सेम हाइट तक जाएगा जहाँ से उसको रिलीज़ किया था. ओके, तो ये है कि अगर आपका कोई मार्बल है उसको रिलीज़ करते हैं हम लेफ़्ट साइड से, तो क्या करता है, वो रोल डाउन करता है स्लोप से और गो टू द ऑपोजिट साइड टू द सेम हाइट फ्रॉम विच इट वॉज रिलीज. सेम हाइट तक जाता है, जितनी हाइट से इसको हमने रिलीज़ किया था ये इतनी हाइट तक जो होगा आपका मार्बल जो होगा वो ट्रैवल करेगा. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन इज इक्वल
देन सेम डिस्टेंस। ओके, अगर देखिए ये इंक्लिनेशन जो है प्लेन का वो सेम है तब तो आपका जो डिस्टेंस होगा वो बिल्कुल एग्जैक्ट होगा। लेकिन अगर हम धीरे धीरे जो इंक्लिनेशन है प्लेन का उसको डिक्रीज़ करते जाएं, अगर हम डिक्रीज़ करते जाते हैं तो ये जो मार्बल है ये तब तक आपका ट्रैवल करता रहेगा ऊपर जब तक वो सेम हाइट ना अचीव कर पाए जहाँ से मार्बल को क्या किया गया था, रिलीज़ किया गया था। तो इंक्लिनेशन ऑफ द राइट प्लेन इज़ ग्रेजुअली डिक्रीज, उसको धीरे धीरे हम ये जो इंक्लिनेशन था पहले इतना था, इसको हमने धीरे धीरे डिक्रीज करना शुरू किया। अब इंक्लिनेशन आपका इतना हो गया, ठीक है, अब इंक्लिनेशन आपका इतना हो गया तो अब जो मार्बल होगा आपका जब रोल डाउन करेगा और दोबारा से ऊपर की तरफ जाएगा तो वो उतना डिस्टेंस जाने की कोशिश करता है जितना, ताकि वो इस मार्बल की सेम हाइट पे आ सके जहाँ से उसको क्या किया गया था, रिलीज़ किया गया था। तो इंक्लिनेशन ऑफ राइट प्लेन इज़ ग्रेजुअली डिक्रीज, उसे डिक्रीज़ किया जाता है फर्दर डिस्टेंस टिल इट रीचेस द सेम हाइट, और उसको डिक्रीज़ किया जाता है और जो मार्बल है वो आपका ट्रैवल करता है आगे आगे डिस्टेंस तब तक जब तक वो सेम हाइट तक ना पहुंच जाए। तो ये मार्बल की बात हो रही है कि मार्बल फर्दर डिस्टेंस ट्रैवल करता रहता है जब तक वो सेम हाइट पे ना पहुंच जाए। अब यहाँ देखिए दोबारा और ज़्यादा डिक्रीज़ किया गया, इंक्लिनेशन एंगल डिक्रीज़ किया गया तो देखिए मार्बल आगे ट्रैवल करता गया जब तक ट्रैवल करता गया जब तक वो जहाँ से रिलीज़ किया था मार्बल उसकी सेम हाइट पे ना पहुँच पाए। ये देखिए इंक्लिनेशन और डिक्रीज़ किया गया तो देखिए और मार्बल उस हाइट तक जाता है जहाँ से उसको क्या किया गया हो, रिलीज़ किया गया हो। ओके, अब मान लीजिए इतना इसको डिक्रीज़ किया गया कि ये हॉरिजॉन्टल ही बन गया आपका, ठीक है, तो राइट साइड ऑफ द प्लेन बिकम हॉरिजॉन्टल, तो ये आपका क्या बन गया, हॉरिजॉन्टल बन गया। तो अब यहाँ पर जो आपका मार्बल है वो कंटिन्यू ट्रैवल करता ही रहेगा जब तक वो इस हाइट को अचीव ना कर पाए। तो देखो राइट साइड ऑफ द प्लेन जो है अगर हॉरिजॉन्टल हो जाता है तो योर मार्बल, यहाँ बात हो रही है मार्बल विल कंटिन्यू टू ट्रैवल फॉर एवर ट्राइंग टू रीच द सेम हाइट। तो मार्बल जो होगा वो आपका कंटिन्यू ट्रैवल करता रहेगा जब तक वो सेम हाइट को अचीव ना कर पाए। अब देखिए गैलीलियो ने क्या आर्ग्यूमेंट किया था, उन्होंने यही आर्ग्यू किया था इफ़ वी रोल डाउन अ मार्बल फ्रॉम अ प्लेन, ठीक है, अगर हम एक मार्बल को किसी प्लेन से रोल डाउन करते हैं तो आपका वो जो मार्बल है वो सेम हाइट तक जाता है अगर आपका दोनों का इंक्लिनेशन जो है वो इक्वल है प्लेन्स का, ठीक है, तो वो क्या करेगा मार्बल, वो रोल डाउन होगा और वो सेम हाइट तक क्या करेगा, आपका रीच करेगा जहाँ से उसको क्या किया गया था, रिलीज़ किया गया था। फिर हमने क्या नोटिस किया कि जैसे जैसे हम इंक्लिनेशन को डिक्रीज़ करते हैं तो वैसे वैसे आपका मार्बल ट्रैवल करता ही रहता है जब तक वो दोबारा सेम हाइट तक ना पहुँच जाए। ओके, और ज़्यादा डिक्रीज़ करेंगे तो आपका मार्बल आगे आगे सेम हाइट को अचीव करता है, ठीक है। सिमिलरली अगर आपका इंक्लिनेशन हम इतना डिक्रीज़ कर दें कि वो पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल ही बन जाता है तो आपका मार्बल जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता रहेगा जब तक वो उस हाइट को अचीव नहीं कर लेता। तो अब इनसे क्या आर्ग्यूमेंट से क्या सजेस्ट होता है कि यहाँ पर जो अनबैलेंस फोर्सेस हैं वो तो आपकी ज़ीरो हैं, यानी कोई अनबैलेंसेस फोर्सेस है ही नहीं यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि हमारे पास कुछ ना कुछ अनबैलेंसेस फोर्सेस होनी चाहिए, अनबैलेंस फोर्स होनी चाहिए जो कि एक्सटर्नल फोर्सेस होती हैं ताकि हम जो हैं मार्बल के मोशन में क्या ला सकें, चेंज ला सकें। ओके, सो क्या सजेस्ट किया गया कि जो अनबैलेंस फोर्सेस हैं इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज द मोशन ऑफ द मार्बल, कि मार्बल के मोशन का जो मोशन है उसे चेंज किया जाए। अब ऐसा जो एक्चुअल केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मार्बल है उसको हम कहीं से रिलीज़ करें और वो चलता ही जा रहा है। एक्चुअल प्रैक्टिस में तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक्चुअल केस में अगर हम इंक्लाइंड प्लेन, खुद ही एक प्लेन लें, उसके ऊपर से एक मार्बल जो है वो रिलीज़ करें तो हम क्या देखते हैं कि थोड़े टाइम बाद वो मार्बल जो है वो अपने आप रुक जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? तो प्रैक्टिकल सिचुएशन में ऐसा केस डिफ़िकल्ट है अचीव कर पाना कि आपने मार्बल को रोल डाउन कराया और वो
चलता ही जाए, ठीक है। तो यानी आपकी अनबैलेंस फोर्सेस ज़ीरो नहीं हो सकती हैं, ठीक है। ये केस पॉसिबल नहीं हो सकता है प्रैक्टिकल सिचुएशन में। अब ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारे जो सरफेस होती है, इस सरफेस पे फ्रिक्शनल फोर्सेस होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो अनबैलेंस फोर्स है आपके पास ज़ीरो, वो पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्सेस। हमारे पास क्या होती हैं? फ्रिक्शनल फोर्सेस, जो ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन लगती हैं। जैसे मान लीजिए कोई मार्बल है जो आगे ट्रैवल कर रहा है, तो उसके ऑपोजिट में वो फोर्सेस लगती हैं, तो वो उसके मोशन को क्या करती हैं? उसकी मोशन को डिक्रीज़ करती हैं। तो धीरे धीरे हम क्या देखते हैं कि अगर हम किसी इंक्लाइन प्लेन से कोई मार्बल को रोल डाउन कर रहे हैं, तो हम थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं कि वो मार्बल जो है वो स्टॉप हो गया है। वो क्यों स्टॉप होता है? क्योंकि उसके ऊपर जो फोर्सेस लगती हैं उन्हें हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्सेस, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्सेस लगती हैं जो ऑपोजिट लगती हैं उसके मोशन के। ऑलवेज रिमेंबर दिस। अब देखिए फ्रिक्शनल फोर्सेस तो हैं ही, तो अब फ्रिक्शनल फोर्सेस हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा मार्बल जो है कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। तो देखिए ये बहुत अच्छा सा फ्लो चार्ट है जो मैंने ड्रॉ किया है। इसमें यही लिखा है कि प्रैक्टिकल अगर सिचुएशन आती है तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है ज़ीरो अनबैलेंस फोर्स को अचीव करना। मतलब हम एक्चुअल प्रैक्टिस में तो ऐसा देख नहीं सकते कि मार्बल जा रहा है और चलता ही जा रहा है, जैसे उसको इंक्लाइन रोल डाउन किया तो चलता ही जा रहा है। ऐसा तो केस पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि हमारे पास क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्सेस। फ्रिक्शनल फोर्सेस होता है जो मार्बल के क्या ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है, जिसकी वजह से मार्बल कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद जो है वो स्टॉप हो जाता है। बट हाँ, ये ज़रूर है कि जो ये फ्रिक्शनल फोर्सेस हैं इन्हें हम रिड्यूस कर सकते हैं। वी कैन रिड्यूस द फ्रिक्शनल फोर्सेस। इनको कर दिया जा सकता है रिड्यूस। कैसे किया जा सकता है? आप स्मूथ सरफेस ले सकते हैं, ठीक है। आप लुब्रिकेंट का यूज़ कर सकते हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा? आपका अगर जितना ज़्यादा स्मूथ सरफेस होगा, आपका मार्बल जो होगा उतना ही ज़्यादा डिस्टेंस तक ट्रैवल कर जाएगा। तो इसको हम रिड्यूस ज़रूर कर सकते हैं, बट ये नहीं है कि हम बिल्कुल ही ज़ीरो अनबैलेंस फोर्स को अचीव कर पाएँ, ओके। अब देखिए न्यूटन ने आगे फर्दर गैलीलियो के आइडियाज़ जो थे मोशन और फोर्स पे, उसको स्टडी किया गया और उसके बाद उन्होंने फर्दर अपने 3 फंडामेंटल लॉ दिए गए जो मोशन को गवर्न करते थे ऑब्जेक्ट को, जिन्हें कहा गया न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। नाउ लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो अब तक हमने क्या पढ़ा? हमने क्या पढ़ा कि अगर आपकी कोई बॉडी रेस्ट पे है, ठीक है, और उसके ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं अप्लाई हो रही है, ठीक है, तो वो किस में रहती है? वो रेस्ट पे ही रहती है। सपोज दिस इज़ अ चॉक, ठीक है, ये चॉक जो है रेस्ट पोजीशन में है। अगर मैं इसमें कोई भी आपका अनबैलेंस फोर्स ना लगाऊं, मीन्स इसमें जो इधर से फोर्स लग रहा है और इधर से फोर्स लग रहा है बिल्कुल बराबर है, तो क्या ये अपनी जगह से हिलेगी? नहीं हिलेगी। तो इसका मतलब ये किस पोजीशन में रहेगी? रेस्ट पोजीशन में रहेगी। तो इफ़ अ बॉडी इज़ एट रेस्ट एंड नो अनबैलेंस फोर्स एक्ट ऑन इट, इट विल रिमेन एट रेस्ट। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में एग्जाम्पल लिया था, एक आपका ब्लॉक लिया था, ठीक है, वी हैव टेकन अ ब्लॉक जिसमें इस तरफ हमने एक्स स्ट्रिंग लगाया था और इस तरफ वाई स्ट्रिंग लगाया था। तो हम उसको दोनों तरफ से बराबर फोर्स से जो थे वो पुल कर रहे थे, ठीक है। यहाँ से भी हम जो फोर्स लगा रहे थे वो 5 न्यूटन का था, इधर से भी हम फोर्स लगा रहे थे वो आपका 5 न्यूटन का था। तो बिल्कुल आपका बराबर लग रहा था। तो क्या वो अपनी जगह से मूव कर रहा था? नहीं, जो जिसमें था वो उसमें ही रहता है। तो इसका मतलब ये पॉइंट वी हैव प्रीवियसली डन कि अगर आपका कोई बॉडी जो है रेस्ट पे है और उसके ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं है, तो मीन्स वो किस में रहेगा? रेस्ट पे रहेगा। देखिए अब इसमें अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रहा है। अनबैलेंस फोर्स का क्या मतलब हुआ? अगर मान लीजिए ये ब्लॉक था, यहाँ से मैं 5 न्यूटन लगा देती और इस तरफ से मैं 6 न्यूटन लगा देती, तो ये होता अनबैलेंस फोर्स। तो अगर ये होता तो आपका ब्लॉक क्या कर जाता? मूव कर जाता। ऑब्वियस सी बात है, ब्लॉक क्या कर जाता? मूव। बट यहाँ पर लिखा है इफ़ अ बॉडी इज एट रेस्ट एंड नो अनबैलेंस फोर्स, यानी हमने अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं किया हुआ है। तो इसका मतलब कौन से फोर्सेज हैं? बैलेंस फोर्सेज हैं। तो इसका मतलब आपका ऑब्जेक्ट किस में रहेगा? रेस्ट में रहेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या किया था कि इफ़ अ बॉडी इज एट मोशन, इफ़
a body is at motion and no unbalanced force is applied and no unbalanced force act on it, it will continue to move. It will continue to move with constant speed in specific direction. अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस ऑल्सो. अगर आपकी बॉडी कोई मोशन में है, ठीक है, अगर कोई बॉडी आपकी मूव कर रही है और उसके ऊपर कोई भी अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रहे हैं तो वो मूव ही करती रहेगी. लेकिन मूव कैसे करेगी? वो मूव करेगी कांस्टेंट स्पीड के साथ. ओके तो क्या कह रहे हैं? इफ़ अ बॉडी इज एट मोशन and no unbalanced force act on it, it will continue to move with constant speed in specific direction. Now the next point is, if the unbalanced force acts on a body, it will accelerate. ठीक है, तो क्या होगा? अगर आपकी जो नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि अगर कोई अनबैलेंस फोर्स है जो किसी ऑब्जेक्ट पे लग रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है? एक्सेलरेट. फॉर एग्जांपल, तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि हमारे पास अगर क्या है, बॉक्स है, इसके ऊपर लग रहा है 10 न्यूटन का फोर्स इधर से और इस तरफ से आपका लग रहा है 5 न्यूटन का फोर्स. तो ऑब्वियस सी बात है आपका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? वो एक्सेलरेट हो जाएगा. ओके तो किस तरफ एक्सेलरेट होगा? इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा, क्योंकि इधर से जो फोर्स लग रहा है वो इस फोर्स से क्या है? ज़्यादा है. ओके तो ऑल दीज आइडियाज़ वर सजेस्टेड बाय गैलीलियो, ठीक है, एंड लेटर इट वॉज फॉर्मुलेटेड बाय न्यूटन. और उन्होंने अपना लॉ दिया, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. ओके अ बॉडी एट रेस्ट will remain at rest and a body at motion will remain in uniform motion unless acted upon by unbalanced forces. A body at rest will remain at rest and a body at motion will remain in uniform motion unless acted upon by an unbalanced force. देखिए अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, जब तक उसके ऊपर बाहर से क्या नहीं लग रहा? अनबैलेंस फोर्सेस नहीं लग रही. सपोज़ जैसे हमने पहले एग्जांपल लिया था, ब्लॉक था, तो जब तक इसके ऊपर बैलेंस फोर्सेस थी, इधर से भी जो फोर्स हम लगा रहे हैं और इस तरफ से भी जो फोर्स लग रहा है वो दोनों क्या हैं? आपके 5 न्यूटन फोर्सेस हैं. तो ऑब्वियस सी बात है दोनों इक्वल फोर्सेस लग रहे हैं तो ये बैलेंस फोर्स होगा. तो क्या ये अपनी जगह से हिलेगा? नहीं हिलेगा. हाँ, ये मूव तब कर सकता है अगर इसके ऊपर हम क्या लगाएं? अनबैलेंस फोर्स. मींस अगर एक तरफ से 5 न्यूटन है और दूसरी तरफ से हम क्या लगा दें? 6 न्यूटन. तो यही लिखा हुआ है कि अगर एक बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहती है और मोशन में है तो वो मोशन में ही रहती है जब तक उसके ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्सेस ना लगे. ओके तो दिस वॉज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ था एंड इट वॉज टेकन फ्रॉम द आइडियाज़ ऑफ गैलीलियो. गैलीलियो ने जो अपने आइडियाज़ दिए थे उससे जो था न्यूटन का फर्स्ट लॉ फॉर्मुलेट हुआ था. अ बॉडी एट रेस्ट
will remain at rest and a body at motion will remain in uniform motion unless acted upon by unbalanced forces. Okay, so that is all about today. If you are having any doubt anywhere, leave the comment below and do like and subscribe our channel. Thank you so much.